हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युविंद एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम वीडियो में किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो एक बार मैं बता भी देता हूं वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले तो हम बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूर्वी और पश्चिमी जो समुद्री तट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक। और कुछ द्वीप हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जितने भी पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो एग्जाम में आई हुई है। मैंने उन्हीं पॉइंट को इसमें लिया हुआ है, कुछ ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिया हुआ है। इसलिए जैसा कि हम इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट ही चर्चा कर भी रहे हैं, तो इसमें हम डिटेल में तो चर्चा करने वाले नहीं हैं, तो ज़्यादा डिटेल चीज़ों को हम ले भी नहीं रहे हैं, ठीक। लेकिन जितने भी पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बंदरगाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई। तो अब कहाँ पर है ये तो आप समझ गए होंगे। मुंबई जो बंदरगाह है उसी का नाम हम मुंबई है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होगा? मुंबई में ही होगा, ठीक। एक चीज़ और, जो मुंबई में ही है बंदरगाह, ठीक, उस बंदरगाह के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कौन सा बंदरगाह है मुंबई में? ये मुंबई बंदरगाह अलग है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है अपने भारत देश का, ठीक। और दूसरा जो बंदरगाह है जो कि मुंबई में ही है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वो बंदरगाह है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक। इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? तो देखिए, जो न्याहा सोवा बंदरगाह है ना, न्याहा सोवा बंदरगाह है ना, जो न्याहा सोवा बंदरगाह, ये भी मुंबई में ही पाया जाता है, ठीक। ये बनाया गया है बंदरगाह। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हमने न्याहा सोवा बंदरगाह बनाया हुआ है, ठीक। और ये जो मुंबई बंदरगाह है जो कि मुंबई में है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब कि इसको हमने बनाया नहीं है, ये बनाया ही नहीं है। ये मुंबई की जो समुद्री तट है उस अपने आप बन गया है, बस हमने थोड़ा बहुत संवार दिया है उसको, ठीक। मतलब ये प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि ये पूरी तरह से हमने बनाया हुआ है न्याहा सोवा बंदरगाह। किस लिए बनाया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, ठीक। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बट एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगर पूछा जाएगा कि बनाया हुआ बंदरगाह मतलब कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये जो कांडला बंदरगाह है ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मनबू गोवा बंदरगाह। तो इसके नाम में ही पता चल रहा है ये कहाँ पर है, गोवा में है, ओके। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट, न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो मंगलोर जब कहाँ पर पड़ता है? ये एक तट है, तो ये कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगर ये पता है तो आप समझ जाओगे कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये जो कोच्चि बंदरगाह है ये आपके केरल में है। इस बंदरगाह की विशेषता है ये वेम्बानड झील, जो कि भारत देश की सबसे बड़ी झील है, वेम्बानड झील के किनारे स्थित है, झील के किनारे स्थित है, वेम्बानड झील के किनारे स्थित है केरल बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है जो, ठीक। कोलकाता बंदरगाह देखिए, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में मतलब पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये एकमात्र बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है, जो नदी पर बना हुआ है, मतलब ये नदी बंदरगाह है। सारे बंदरगाह तो समुद्र के तट के किनारे हैं, बट ये जो बंदरगाह है एक नदी बंदरगाह है क्योंकि ये नदी पर बना हुआ, ठीक है ना। समझ गए? इसको बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिए, ओके। उस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनाकर करिए। अब नेक्स्ट देखिए, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इसमें बनता है कि सबसे गहरा बंदरगाह भारत में कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह, तो इसमें बनता है सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जितने भी बंदरगाह हैं सारे प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है ना, कोई भी कृत्रिम नहीं है, सिर्फ इसको छोड़कर, न्याहा सोवा को छोड़कर। अब जो हम बताने वाले ये कृत्रिम बंदरगाह है जो खुद से बनाए हैं सरकार ने, ठीक। चेन्नई, तूतीकोरन एवं एन्नूर ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जो कि
तीनों ही कृत्रिम बंदरगाह है, ये तीनों ही कृत्रिम बंदरगाह हैं, ठीक है ना। कृत्रिम बंदरगाह है मतलब भारत सरकार ने बनाए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं, एक उसको देख लीजिए। जैसे कि ये कर्नाटक और ये कोच्चि, यहाँ से लोहा जापान को भेजा जाता है, लोहा जापान को यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये लोहा जापान को भेजा जाता है, यहीं से भेजा जाता है। ओके, और उड़ीसा से भी भेजा जाता है जापान को, ठीक। ये जो पारादीप बंदरगाह है यहाँ से भी भेजा जाता है जापान को लोहा। तो चलिए अब हम थोड़ा समुद्र के किनारे जो स्थित पूर्व में और पश्चिम में स्थित तट हैं उनके नाम क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, देखिए अभी जो हमने पॉइंट किए थे वो बंदरगाह के बारे में थे। जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं सारे पॉइंटों को हमने बारी बारी से देख लिया है, ठीक। अब हम कुछ ये जो समुद्री तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक बार आप जान लोगे फिर आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट हैं उनको लिखते हुए जरूर चलिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का समुद्री तट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है ना, कोरोमंडल तट। अब यहीं पर देखिए एक पॉइंट और, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान पूछ देंगे तब फिर आपको बताना होगा कि एक कोरोमंडल तट ही है। पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है, वो भी कोरोमंडल तट है, जो कहाँ से कहाँ तक है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। कन्याकुमारी कहाँ है, ये केरल में पड़ती है आपकी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कृष्णा डेल्टा से ये गोदावरी डेल्टा तक है। ओके, ये है आपका गोदावरी डेल्टा तक। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या है, मतलब जो समुद्री तट पड़ता है कृष्णा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट को, उसको क्या कहते हैं। तो इसको जो हम कहते हैं वो बोलते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, हम गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं, ठीक। कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग के तटीय मैदान जो है समुद्री तटीय मैदान, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं हम। ओके, तो ये जो हमारे तीन तटीय जो नाम है जो कि पूर्वी समुद्र तट के हैं। ओके, पूर्वी समुद्र तट मतलब एक तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक के मैदान को, तो ये क्या हो गया उत्तरी सरकार तट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, ये वाला, क्योंकि जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, ठीक। अब देखिए जो पश्चिमी समुद्र तट है उनके बारे में जान लेते हैं, उसमें मतलब जो मैदान है क्या क्या नाम दिए गए हैं। ओके, देखिए पहला क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर गोवा तक, तो इसके समुद्र तट के मैदान को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। अब यहीं पर एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पश्चिम तट का मान, उच्चतम पश्चिम तट का नाम पूछ दें तो आपको भी बताना है कोंकण तट। ओके, जो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर गोवा राज्य तक। नेक्स्ट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कैनरा तट, इसका नाम है कैनरा तट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को, कन्याकुमारी कहाँ पर मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये पड़ती है आपकी केरल राज्य में। ओके, तो इस तट को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार तट। ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा पश्चिमी तट का मान तो आपको बताना होगा मालाबार तट, या फिर सेम टू सेम इसी तरीके पूछ देंगे। ओके, तो अब हम जो द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम द्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, द्वीप कितने हैं भारत में, तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, ठीक। पहला कौन सा है, वो है आपका अंडमान निकोबार, पहला जो आपका है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दूसरा आपका लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप
द्वीप समूह है। ओके, तो देखिए हम पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये अंडमान निकोबार कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, ये आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो वो आपको बताना है सैंडल पीक। केंद्र शासित प्रदेश की जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैंडल पीक। ओके, अब देखिए अंडमान निकोबार के निकोबार में 19 द्वीप पड़ते हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। कुल अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, कुल जो द्वीप हैं वो 247 हैं, वो 247 द्वीप हैं। जो टोटल द्वीप हैं वो 247 हैं। ओके, और इसमें एक पॉइंट ये बनता है, 2 ज्वालामुखी, एक बैरन ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम ज्वालामुखी है। ये जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। ओके, एक और पॉइंट लिखिए, केंद्र शासित प्रदेश का अगर पूछ दे सबसे बड़ा बंदर कहाँ कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में ही पड़ता है। उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ओके, तो ये जो थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा कर लिया है। अब हम करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। ठीक, तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है अरब सागर की खाड़ी में, ये आपका अरब सागर की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी नारचो। और लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं, वो हैं आपके 36, जिसमें से 10 द्वीप पर ही जीवन है, सिर्फ 10 द्वीप पर ही जीवन पाया जाता है। ओके, अब एक पॉइंट जो और नोट कर लीजिए, जो माजुली है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो कहाँ है, असम में पाया जाता है। और ये जो द्वीप बनता है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है असम में। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए भारत की जो श्रिम्प राजधानी है, जिसको झींगा मछली की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। क्या, झींगा मछली की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। नेल्लोर एक जिला है, पड़ती है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। ठीक है ना, श्रिम्प राजधानी है जो कि झींगा मछली की राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, भारत के 9 राज्य, 9 राज्य, तो 9 राज्य ऐसे हैं भारत में, मतलब समुद्री राज्य हैं ये, जिनकी तट सीमा अन्य राज्यों से लगती है। ठीक है ना, तो 9 राज्यों में समुद्र सीमा पाई जाती है। भारत के 9 राज्यों में समुद्र पाया जाता है या समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक, मतलब 9 राज्य हैं, जो भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय मैदान में स्थित हैं। समुद्र तटीय मैदान पाया जाता है। ठीक, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अभी आपसे पूछ दिया अगर सबसे बड़ा तटीय राज्य,
मतलब किस राज्य की सबसे बड़ा समुद्री मतलब तट जो है ना वो सीमा बड़ी है, किस राज्य की बड़ी है, सबसे ज़्यादा समुद्र किस राज्य से लगता है, तो वो लगता है आपका गुजरात राज्य से। ओके, तो ये जो पॉइंट थे सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की हुई है। ठीक, तो अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।